प्रियांशी के साथ पिछले 5 मिनट में जो कुछ भी हुआ था वो प्रियांशी के लिए एकदम नया था। उसे तो बस यही लग रहा था कि बस उसका दिल अभी सीने से निकलकर बाहर आ जाएगा। और तभी विहान अपना फोन उठाता है और टॉर्च जलाकर जैसे ही लाइट ऑन करता है तो लाइट की रोशनी में प्रियांशी को उस ड्रेस में देखकर वो धीरे से कहता है, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। ऐसा लग रहा है कि कोई खिलता हुआ कमल। प्रियांशी उससे लड़ना चाहती थी, उस पर गुस्सा करना चाहती थी, लेकिन न जाने उसे क्या हुआ कि वो अपनी नजरें चुराते हुए धीरे से कहती है, तुम तो आज रात आने वाले नहीं थे। हाँ, पर मीटिंग कैंसिल हो गई थी। ठीक है, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। पर क्यों? तुम इस ड्रेस में अच्छी लग रही हो। हाँ, फिर भी मुझे उतारना है। इतना कहते हुए जैसे ही वो आगे जाने लगती है, तो विहान धीरे से उसके पास आता है और कहता है, प्लीज इसे पहने रहो। प्रियांशी पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखती है तो उसकी आंखों में उसे अपने लिए प्यार नजर आता है। वो जल्दी से अपनी नजरें झुका लेती है और सोफे पर जाकर चादर ओढ़कर लेट जाती है। विहान अपने मन में कहता है, थैंक्स प्रियांशी, मेरी बात मानने के लिए। उधर प्रियांशी अपने दिल पर हाथ रखे हुए अपने मन में कहती है, नहीं नहीं प्रियांशी, तुम विहान से प्यार नहीं कर सकती। तुम सिर्फ यहाँ मजबूरी में रह रही हो, इसलिए बस अपने काम पर फोकस करो। वो हर तरह से अपने दिल को समझा रही थी, पर उसका दिल था कि कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। उधर विहान अपने दिल की हालत को समझ रहा था। वो अपने मन में कहता है, आज तक कभी किसी लड़की ने मेरे दिल को इतना बेचैन नहीं किया जितना प्रियांशी तुम कर रही हो। तुम कहती हो कि कुछ दिनों के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी, और अब ये बात मुझे बेचैन कर रही है कि मैं कुछ दिन बाद तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा। प्रियांशी, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, मेरे घर पर क्यों रह रही हो। बस मैं इतना जानता हूँ कि तुम दुनिया की वो लड़की हो जिसने मेरे दिल को धड़काया है, और इसलिए मैं अपनी फीलिंग्स तुमसे शेयर जरूर करूंगा। रात धीरे धीरे ढल रही थी और प्रियांशी अभी भी विहान के स्पर्श को अपनी धड़कनों पर महसूस कर रही थी। वो दोनों ही पूरी रात नहीं सो पाते हैं। अपनी अपनी जगह लेटे वो करवटें बदलते रहते हैं। अगली सुबह जब प्रियांशी की नींद खुलती है तो उसे नीचे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो विंडो से देखती है तो सामने एक बहुत ही स्टाइलिश कपड़ों में एक औरत खड़ी थी, और विमला जी गुस्सा करते हुए उससे कह रही थी, पूरी जवानी किटी पार्टी और दोस्तों के साथ बिता दिया, और कभी ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे बच्चे घर पर अकेले क्या कर रहे होंगे। अब कम से कम उम्र के इस मोड़ पर तो थोड़ा सुधर जाओ और अपने बच्चों को इस बात का एहसास दिला दो कि उनकी भी एक माँ है जिसने उन्हें जन्म दिया है। आप ऐसी बातें मत किया करिए, और आप यह कैसे कह सकती हैं कि मैंने माँ का फर्ज नहीं अदा किया। मैं तो अपने दोनों बच्चों के लिए एक नहीं दो दो आया रखना चाहती थी जो मेरे बच्चों की फुल टाइम केयर करती। पर आपकी ही जिद थी कि नहीं, बच्चे आया के हाथों नहीं पलेंगे। तो फिर अब आप मुझे इस बात का ताना क्यों दे रही हैं? मैं ताना नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें समझा रही हूँ। मैं सब समझती हूँ, और मैं दुनिया की पहली औरत तो नहीं हूँ जो अपने बच्चों को आया के हैंडओवर कर रही थी। फॉरेन वगैरह में भी बच्चों की देखभाल के लिए केयर टेकर होते हैं, पर आपने पता नहीं क्यों एक छोटी सी बात को इतना बड़ा बनाकर रखा था। चुप रहो सारिका, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। गलती मेरी ही थी जो तुम्हें रोक कर मैं ये बताने लगी कि तुम्हारे बेटे विहान ने बिजनेस ज्वाइन कर लिया है। मुझे लगा था कि तुम इस बात को सुनकर खुश होगी और अपने बेटे को शाबाशी देने के लिए उसके कमरे तक जरूर जाओगी। पर मुझे क्या पता था
कि तुम्हारे जैसी खुदगर्ज माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका बेटा क्या कर रहा है। तुम्हें तो शायद ये भी नहीं पता होगा कि तुम्हारे बेटे ने शादी कर ली है। सारिका खुश होते हुए बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है कि उसने अपनी मनपसंद लड़की से शादी कर ली। इस बात के लिए तो मैं उसे शाबाशी जरूर दूंगी। जो मैं काम नहीं कर पाई वो उसने कर दिखाया। क्या मतलब है तुम्हारा? आप नहीं समझेंगी। इतना कहते हुए वो विहान के कमरे में आती है। प्रियांशी तो विमला जी और सारिका की बातें पहले ही सुन चुकी थी और उसे पता चल गया था कि ये औरत विहान की माँ है। इसलिए जब सारिका जी कमरे में आती हैं तो प्रियांशी सोफे पर बड़े आराम से पैर के ऊपर पैर किए हुए बैठी होती है। सारिका को देखकर भी वो नहीं उठती तो सारिका को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, शायद तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ। प्रियांशी बहुत बेफिक्री वाले अंदाज में कहती है, हाँ पता है। अगर पता है तो जब मैं तुम्हारे कमरे में आई तो तुमने मेरी रिस्पेक्ट में कुछ। प्रियांशी अपने मुंह पर हाथ रखते हुए हंसने लगती है। उसे हंसता हुआ देखकर सारिका जी को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से उसे घूरते हुए कहती हैं, तुम्हें पता है कि मैं विहान की मॉम हूँ और फिर भी तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। प्रियांशी हंसती हुई कहती है, सॉरी, मैं किसी की इंसल्ट नहीं करती क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे किसी की इंसल्ट करना सिखाया ही नहीं है। वो तो मैंने आपको नीचे दादी माँ से बात करते हुए सुना तो मुझे लगा कि शायद इस घर की बहू अपनी सास से ऐसे ही बात करती है जैसे आप दादी माँ से कर रही थीं। बस यही बात सोचकर मैं भी आपके नक्शे कदम पर चलने लगी सासू माँ। प्रियांशी का इतना कहना था कि सारिका गुस्से से आग बबूला हो जाती है और उसकी तरफ एक उंगली दिखाते हुए कहती है, ये मत भूलो कि मैं तुम्हारे पति विहान चौधरी की मॉम हूँ। मैं अगर चाहूँ तो अभी अपने बेटे से कहकर तुम्हें इस घर से निकलवा सकती हूँ। वो कटाक्ष हंसी हंसते हुए कहती है, आपको लगता है कि आप विहान चौधरी की मॉम हैं और आप विहान से कहेंगी तो वो मुझे इस घर से निकाल देंगे। तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। और फिर वो अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहती है, माफ करना, मैं आपसे बहुत छोटी हूँ फिर भी ये बात कह रही हूँ। आप अपनी लाइफ एंजॉय करने में इतनी बिजी रहती हैं कि आपको पता ही नहीं होता कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। उम्र और एक्सपीरियंस में आप मुझसे कहीं ज़्यादा बड़ी हैं, लेकिन फिर भी आपको नहीं पता कि बच्चे चाहे जितने भी बड़े हो जाएं, उन्हें हर उम्र में माँ की ज़रूरत होती है। पर शायद आप इस बात को कभी नहीं समझेंगी क्योंकि आपने तो कभी अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड ही नहीं किया। प्रियांशी की बात सुनकर सारिका जी बिना कुछ कहे वहां से चली जाती हैं। समय बीत रहा था और प्रियांशी धीरे धीरे दादी माँ की बहुत चहेती बन गई थी क्योंकि प्रियांशी के आने के बाद विहान ने बिजनेस ज्वाइन कर लिया था और प्रियांशी की बातों का सारिका जी पर इतना असर हुआ था कि वो अपना ज्यादातर समय घर पर बिताने लगीं। हालांकि वह पहले की तरह किसी से भी बहुत कम बात करती थी, लेकिन लंच और डिनर पूरी फैमिली के साथ बैठकर करती और अपनी सास विमला चौधरी से भी कोई बहस नहीं करती थी। और यह बात किसी चमत्कार से कम नहीं थी। विमला चौधरी अपने घर में हुए इस बदलाव को देखकर मन ही मन बहुत खुश थीं। उन्हें तो यही लगता था कि यह प्रियांशी के शुभ कदमों का असर है। इसलिए वो समय समय पर सबके सामने कह देती थीं कि जब से हमारी बहू प्रियांशी इस घर में आई है, मेरे घर की तो काया ही पलट गई। विहान तो बहुत पहले से ही प्रियांशी को चाहने लगा था और जब उसने देखा कि उसकी दादी माँ और उसकी डैड भी प्रियांशी को बहुत पसंद करते हैं तो वो अपने मन में कहता है,
प्रियांशी, तुम बेशक यहाँ कुछ दिनों के लिए ही रहने आई थी, और वह भी मेरी फेक बेबी बनकर। पर अब मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे घर पर मेरी रियल वाइफ बनकर रहो। प्रियांशी अक्सर खाना खाने के बाद गार्डन में आकर टहलती थी। आज गार्डन में आए हुए उसे पूरा 2 घंटा बीत गया था, और वो अभी तक कमरे में नहीं आई थी। इसलिए विहान भी गार्डन में आ जाता है। वो देखता है कि प्रियांशी फोन पर किसी से बात कर रही थी। उसे बात करते हुए देखकर विहान गार्डन में लगे झूले के पीछे छिपकर उसकी बातें सुनने लगता है। प्रियांशी गुस्सा करते हुए फोन पर कह रही थी, किसी भी सूरत में उन्हें यह नहीं पता होना चाहिए कि मैं दिल्ली में हूँ। उधर से आवाज आई, पर मैम, उन्होंने आपका पता लगवाने के लिए बड़े बड़े जासूसों को हायर किया है। प्रियांशी हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, मैं जहाँ पर हूँ वहाँ अगर वो पहुँच भी जाएंगे तो मुझे यहाँ से ले नहीं जा पाएंगे। इसलिए फालतू की चिंता मत करो, और छोटी छोटी बातों के लिए मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। यहाँ जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी असली आइडेंटिटी इन लोगों के सामने आ जाए। वो अभी इतना ही बोली थी कि तभी उसे झाड़ियों से कुछ सरसराहट की आवाज सुनाई देती है। वो जल्दी से फोन ऑफ करके पीछे मुड़ती है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। वो राहत की सांस लेते हुए धीरे से कहती है, थैंक गॉड, ये मेरा भ्रम था। इतना कहते हुए जैसे ही वो आगे बढ़ती है कि उसे अपने कंधे पर किसी के हाथों का स्पर्श महसूस होता है। वो एक बार फिर पीछे मुड़कर देखती है तो सामने विहान चौधरी खड़ा था, जिसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। विहान की आंखें देखकर एक पल के लिए तो प्रियांशी सहम जाती है, लेकिन फिर अपने आप को मजबूत दिखाते हुए वो धीरे से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? और यहाँ किस मकसद से आई हो? मैंने तुम्हें बताया तो था कि मेरी कुछ मजबूरी है, इसलिए तुम्हारी बीवी बनकर तुम्हारे घर पर रह रही हूँ। झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हारी कोई मजबूरी नहीं है। तुम यहाँ एक बहुत बड़े मकसद से आई हो। इसलिए अब सीधी तरीके से बता दो कि सच क्या है। तुम सच जानना चाहते हो? हाँ, बोलो। मुझ पर जरा सा भी तुम्हें यकीन नहीं है। यकीन है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ। प्रियांशी कुछ सोचती है और फिर कहती है, आदित्य वरदाजन का नाम सुना है। उसे कौन नहीं जानता। फेमस पॉलिटिशियन होने के साथ साथ वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी है। 30 साल की उम्र में उसने बिजनेस वर्ल्ड में ऐसा तहलका मचाया है कि कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता। तुम्हें पता है, डैड ने कई बार उससे मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मिलने से इनकार कर दिया। मैंने तो सुना है कि उसे जब सामने वाले व्यक्ति से प्रॉफिट होता है तभी वो मीटिंग फिक्स करता है। इडियट, एक नंबर का लालची और पैसों के पीछे भागने वाला इंसान है। और फिर वो प्रियांशी के पास आता है और धीरे से कहता है, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया में भी उसका ही सिक्का चलता है। वो चाहे तो कभी भी किसी को कहीं से भी उठा सकता है और अपने रास्ते से हटा सकता है। प्रियांशी उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुरा देती है, और जब वो देखता है कि प्रियांशी मुस्कुरा रही है तो गुस्सा करते हुए कहता है, अच्छा, आदित्य का नाम लेकर मेरा माइंड डाइवर्ट करना चाहती हो? वैसे तुम्हें क्या लगा कि मैं आदित्य का नाम सुनकर डर जाऊंगा और तुमसे सच्चाई नहीं पूछूंगा? तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। अब उस लालची इंसान के बारे में बात करना बंद करो और जल्दी से मुझे सच्चाई बताओ कि तुम मेरे घर पर क्यों रह रही हो। प्रियांशी गहरी सांस लेती है और फिर कहती है, आदित्य वरदाजन। विहान गुस्से से उसे उंगली दिखाते हुए कहता है, खबरदार,
अगर तुमने आदित्य वरदाजन का दोबारा नाम लिया, मुझे सच्चाई जाननी है, आदित्य वरदाजन का बायोडाटा नहीं। प्रियांशी जोर से हंसने लगती है और कहती है, मैं सच्चाई ही तो तुम्हें बता रही हूँ, लेकिन तुम सच्चाई सुनना ही नहीं चाहते। तुम सच्चाई नहीं बल्कि आदित्य वरदाजन का नाम लेकर मेरा माइंड डाइवर्ट करना चाहती हो। प्रियांशी आगे बढ़कर विहान के मुंह पर अपना हाथ रखकर कहती है, मैं आदित्य वरदाजन की छोटी बहन प्रियांशी वरदाजन हूँ और तमिलनाडु से भागकर दिल्ली आई हूँ। विहान जैसे ही प्रियांशी की बात सुनता है तो उसे अपनी आंखों के सामने अंधेरा महसूस होता है। वो अपने दोनों आंखों को रब करता है और फिर अगले ही पल हंसते हुए कहता है, चल झूठी कहीं की आदित्य वरदाजन की बहन प्रियांशी वरदाजन, जिसके घर से निकलने पर आगे पीछे गाड़ियों का काफिला चलता है और इतने बॉडीगार्ड होते हैं कि कोई भी उसे देखने की जुर्रत नहीं कर सकता। आज वही प्रियांशी वरदाजन विहान चौधरी की फेक बीवी बनकर उसके साथ उसके कमरे में रह रही है। वेरी फनी यार। मेरे सामने झूठ बोला, कोई बात नहीं। अब किसी और के सामने ये बात मत कहना, वरना लोग तुम्हें पागल समझेंगे। इतना कहते हुए वो हंसने लगता है। उसे हंसते हुए देखकर प्रियांशी अपने मन में कहती है, विहान, आज पहली बार तुम्हें इतना खुलकर हंसते हुए देख रही हूँ। सच में तुम हंसते हुए बहुत सुंदर लगते हो। अब बस ऐसे ही हंसते रहना। विहान जब देखता है कि प्रियांशी उसे ही देख रही है और हल्का सा मुस्कुरा भी रही है, तो वह प्रियांशी के करीब आता है और उसके दोनों कंधों को पकड़ते हुए कहता है, हाँ तो महारानी साहिबा, आप क्या कह रही थी कि आप आदित्य वरदाजन की बहन प्रियांशी वरदाजन है? हाँ, अभी भी वही कह रही हूँ। विहान उसके गले में बाहें डालते हुए कहता है, मेरी जान, इतना बड़ा मजाक मत करो। मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कने लगा है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ और चाहता हूँ कि एक आम सी लड़की मेरी जिंदगी का हिस्सा बने। तुम्हें पता है, आज मैं तुम्हें यहाँ प्रपोज करने आया था, पर तुम्हारी बातें सुनी तो तुम पर शक कर बैठा। और फिर बिहान बड़े प्यार से उसके बालों को एक साइड करते हुए धीरे से कहता है, मैं नहीं जानता कि तुमने उस दिन क्या देखा और तुम क्या समझ बैठी, लेकिन अगर तुम्हें मुझ पर यकीन हो तो मेरी इतनी सी बात मान लेना कि उस दिन मैं गाड़ी में सुहाना के साथ कुछ भी नहीं कर रहा था। अच्छा, तो सफाई दे रहे हो? हाँ, सफाई इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हें प्रपोज करने से पहले मैं तुम्हारे दिल से अपने प्रति सारी नफरत निकाल दूँ। रेहान, क्या तुम सच्चाई जानना नहीं चाहते कि मैं कौन हूँ? नहीं, क्योंकि मुझे इतना तो यकीन हो गया है कि तुम मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं करोगी, और अगर मैंने कुछ गलत किया तो यह समझकर दिल को तसल्ली दूंगा कि मेरे महबूब को मेरी आंखों में बेइंतहा मोहब्बत दिखती थी, इसलिए उसने सामने से नहीं, पीछे से मेरे पेट पर खंजर मारा है। क्या बात है विहान चौधरी, आपको तो शायरी भी आती है। आता तो मुझे बहुत कुछ है, पर तुम इजाजत दो, तभी तो अपना टैलेंट दिखा पाऊंगा। और अगर मैं आपका टैलेंट ना देखना चाहूँ तो बस रब से दुआ करूंगा और पूरी जिंदगी तुम्हारी हाँ का इंतजार करूंगा। तो ठीक है, अब करो इंतजार। अरे यार, ऐसा ना करो। 24 साल का तो हो गया हूँ, और अगर 2-4 साल इंतजार करवाओगी तब तो पूरी जवानी ही निकल जाएगी। प्रियांशी उसकी बात सुनकर खिलखिलाकर हंसने लगती है। वो प्रियांशी के पास आता है और कहता है, यार, दीवाना तो तुम्हारा ऑलरेडी बन चुका हूँ और ये दिल भी तुम्हारा हुआ, इसलिए अब इन कातिल अदाओं से मुझे और दीवाना ना बनाओ। तुम पागल हो गए हो। हाँ, तुम्हारे प्यार में। प्रियांशी कमरे में आ जाती है और सोफे पर लेटते हुए कहती है,
विहान चौधरी अब सो जाइए, क्योंकि मॉर्निंग में आपकी एक नहीं, चार चार मीटिंग है। और मैं यह बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि कल को अगर आप आदित्य वरदाजन के सामने खड़े हों तो उससे थोड़ा कम नजर आए। विहान मुंह बनाते हुए कहता है, अरे यार, अभी तक तुम्हारे सर से उस लालची आदित्य वरदाजन का भूत नहीं उतरा। सन की कहीं का। प्रियांशी मुस्कुराते हुए कहती है, विहान, अब कैसे कहूँ, जिसे तुम लालची आदित्य वरदाजन कह रहे हो वो मेरा प्यारा भाई है, जो मुझे ऐसे छुपा कर रखता है और इस तरह से मुझे प्रोटेक्ट करता है, मानो मैं दुनिया का सबसे कीमती हीरा कोहिनूर हूँ। और अगर उन्हें पता चल जाए कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में रह रही हूँ, तो पता नहीं मेरा भाई क्या करेगा। अगली सुबह चौधरी हाउस में बहुत चहल पहल थी, क्योंकि पूरे 2 हफ्ते बाद आहाना चौधरी घर वापस आई थीं। विमला देवी को आहाना जैसे ही देखती है तो उनके गले लग जाती है और कहती है, दादी माँ, सबसे ज्यादा मैंने आपको ही मिस किया। विमला चौधरी छोटी नाराजगी दिखाते हुए कहती हैं, अगर मिस इतना ज्यादा करती हो तो बार बार मुझसे दूर क्यों चली जाती हो। दादी माँ, आपने ही बचपन से सिखाया है कि दूसरों की हमेशा मदद करनी चाहिए। अब अगर मैं अपना ज्यादातर समय गरीब लोगों की मदद में लगाती हूँ तो फिर आप नाराज क्यों हो रही हैं। अरे, मैंने मदद करने को कहा था, ये थोड़ो ना कहा था कि तुम अपने आप को ही भूल जाओ। मेरा भी मन करता है कि मैं अपनी प्यारी सी बिटिया को दुल्हन बना हुआ देखूं। बस इतनी सी बात है, मैं अभी आपको दुल्हन बनकर दिखाती हूँ। सारिका जी, जो सोफे पर बैठी थीं, तो आहाना की बात सुनकर मुस्कुराने लगती हैं। आहाना अपनी दादी के कान में धीरे से फुसफुसाते हुए कहती है, दादी माँ, आज आपकी बहू रानी फ्री क्यों बैठी हैं? क्या इनकी किटी पार्टी वाली सारी दोस्त किसी दूसरे प्लेनेट पर चली गई हैं, या फिर उन सब ने संन्यास ले लिया है, इसलिए ये चौधरी हाउस में आराम से बैठी हैं। विमला चौधरी भी हंसते हुए कहती हैं, बेटा, आजकल इन्हें ये प्लेनेट बहुत अच्छा लग रहा है। ज्यादातर वो अपना समय यहीं पर बिताती हैं। वाह दादी माँ, ये चमत्कार कैसे हुआ। चौधरी हाउस में एक परी आई है जिसने अपनी जादुई छड़ी से माँ का दिमाग भी ठिकाने पर लगा दिया, और बेटा तो इतना सुधर गया, ऐसा लगता है कि मानो उसका दूसरा जन्म हुआ है। क्या बात कर रही हो दादी माँ, विहान भैया का सिंगर बनने का भूत खत्म हो गया। नहीं, भूत तो अभी भी चढ़ा है, लेकिन अब उसके गाने स्टेज पर नहीं बल्कि बाथरूम और कमरे में सुनाई देते हैं। और अब मुझे लगता है कि वो माँ बेटे की तरह ही तुम्हारी भी ये समाज सेवा खत्म करवा देगी और तुम्हें इस घर से दुल्हन बनाकर विदा कर देगी। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा दादी माँ। अगले ही पल अहाना खुश होते हुए कहती है, विहान भैया ने बिजनेस ज्वाइन कर लिया, ये सच में बहुत अच्छी बात है। और फिर आहाना इधर उधर देखते हुए कहती है, दादी माँ, वो आसमान से उतरी हुई परी है कहाँ? तुम्हारे भाई के कमरे में। वहाँ क्यों? क्योंकि वो परी तुम्हारी भाई की बीवी है। आहाना अपना सर पकड़ते हुए कहती है, ओ माय गॉड, मुझे नहीं पता था कि चौधरी हाउस में इतने चेंजेस आ गए हैं, वरना मैं बहुत पहले ही आ जाती। वो भागते हुए विहान के कमरे में जाती है तो प्रियांशी को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, हाय, आई एम आहाना चौधरी। प्रियांशी उससे हाथ मिलाती है तो आहाना भी उसे अपने गले से लगाते हुए कहती है, थैंक यू भाभी, आज तक जो डैड और दादी नहीं कर पाई थी वो आपने कर दिखाया। प्रियांशी मुस्कुराते हुए उसे बैठने को कहती है। वो दोनों कुछ देर तक आपस में बातें करते रहते हैं। तभी अहाना का फोन बजने लगता है। वो जैसे ही फोन रिसीव करती है तो उधर से आवाज आती है, सर, अभी आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन मैं आपके सर से नहीं मिलना चाहती। और हाँ, उनसे बोल दीजिए कि मुझे उनकी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। मैम, आप जानती नहीं कि आप किसे इनकार कर रही हैं।
उनसे मीटिंग करने के लिए लोगों को सालों लग जाते हैं और सर उन्हें अपना टाइम नहीं देते, और आपको तो वो सामने से मीटिंग के लिए बुला रहे हैं, तो आप इनकार क्यों कर रही हैं? हाँ, मैं इनकार कर रही हूँ, और वो भी इसलिए क्योंकि मुझे उनके प्रपोज़ल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए प्लीज़ आज के बाद आप मुझे कॉल नहीं करेंगे। इतना कहते हुए वो फ़ोन कट कर देती है। वो बेड पर अपना फ़ोन पटकते हुए कहती है, जालिम, खड़ूस, लालची, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ है, तो सबको अपनी पॉकेट में रखना चाहता है। शायद उसे नहीं पता कि मैं अहाना चौधरी हूँ, जो गरीबों के लिए कुछ भी कर सकती है। प्रियांशी हल्का सा मुस्कुराते हुए पूछती है, कौन है ये लालची खड़ूस? भाभी, है एक सिरफिरा जिसे ना बात करने की तमीज है और ना ही दूसरों की फीलिंग्स की कदर। चार पैसे इकट्ठा करके करोड़पति क्या बन गया कि अपने आप को इस दुनिया का शहंशाह समझने लगा। लेकिन शायद उसे पता नहीं कि आहाना चौधरी के सामने अच्छे अच्छे की शहंशाही नहीं चलती। वो अभी इतना ही बोली थी कि तभी उसका फोन दोबारा से बजने लगता है। इस बार कॉल अननोन नंबर से आती है। आहाना जैसे ही फोन रिसीव करती है, तो उधर से एक बहुत कड़क आवाज आती है, तुम्हारे पास केवल 2 घंटे का समय है। अगर 2 घंटे बाद तुम मुझसे मिलने के लिए होटल पैराडाइज के रूम नंबर 90011 में नहीं आई, तो तुम्हारी एनजीओ का लाइसेंस मैं रद्द कर दूंगा। और तुम ये अच्छी तरह से जानती हो कि मुझे ये काम करने में एक पल की भी देरी नहीं लगेगी। देखो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि एनजीओ मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अच्छी तरह से जानता हूँ। इसीलिए तो वहाँ वार कर रहा हूँ जहाँ तुम्हें सबसे ज़्यादा दर्द होगा। और हाँ, ये भी सुनते जाओ, एनजीओ के साथ साथ तुमने जो अनाथ आश्रम बनाया है, उस अनाथ आश्रम को भी मैं चुटकी बजाते ही मसल कर रख दूंगा। इसलिए ज़्यादा सोचना मत और फटाफट यहाँ आकर मुझे सॉरी बोलो। अगर सॉरी बोलने से तुम्हारे कलेजे में ठंडक पड़ती है, तो मैं तुम्हें सॉरी जरूर बोलने आऊंगी। दैट्स वेरी गुड गर्ल। फोन कट जाता है। प्रियांशी, अहाना और उस लड़के की बात सुनकर इतना तो समझ गई थी कि अहाना को कोई परेशान कर रहा है। इसलिए वो अहाना से उस लड़के के बारे में पूछती है। तब आहाना एक गहरी सांस लेते हुए बताती है, मैं एक मीटिंग के लिए गई थी। सोचा था 2 अफसर होंगे और कुछ बातें, और मैं अपनी फाइल रखकर लौट आऊंगी। लेकिन जब मैं वहां पहुंची, तो गेट पर मुझे सिक्योरिटी गार्ड ने रोका। मैंने उसे अपनी आईडी दिखाई, तो वो कहने लगा कि एक बहुत बड़े मिनिस्टर आने वाले हैं, इसलिए आप इस वक्त वहां नहीं जा सकती। साइड में खड़े होकर थोड़ा वेट करिए। मेरा उस अफसर के साथ अपॉइंटमेंट था, और मैंने ये बात सिक्योरिटी गार्ड को समझाने की कोशिश भी की कि अगर मैं 20 मिनट में वहां ना पहुंची, तो मेरा अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगा। लेकिन गार्ड ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। तभी किसी ने पीछे से मुझे जोरदार धक्का दिया। मैं संभल नहीं पाई और सीधा उससे टकरा गई। भाभी, वो टक्कर नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि मैं किसी तूफान से टकरा गई हूँ। प्रियांशी ने पूछा, फिर क्या हुआ? आहाना की आवाज थोड़ी सख्त हो गई। वो बोली, सामने खड़ा था एक खड़ूस जालिम इंसान, चारों तरफ बॉडीगार्ड और आंखों में ऐसा गुस्सा जैसे गलती सारी मेरी है। वो मुझे ऐसे देख रहा था मानो मैंने उसका हक छीना हो। आहाना ने आगे कहा, पहले तो वो मुझे घूरता रहा, और फिर ऐसे बोला जैसे मैं इंसान नहीं उसकी गुलाम हूँ। प्रियांशी एक्साइटेड होते हुए बोली, क्या पूछा उसने? वो बोला, जानती हो मैं कौन हूँ? मैंने कहा, नहीं, और जानना भी जरूरी नहीं समझती, क्योंकि आप जैसे लोग कुर्सी पर बैठते ही इंसान होना भूल जाते हैं। जुबान संभाल कर बात करो। मैं वो हूँ जिसके एक फैसले से जिंदगी बदल जाती है। मैंने हाथ जोड़कर उस पर तंज करते हुए कहा,
महाराज, मुझे अपनी जिंदगी नहीं बदलवानी, इसलिए कृपया मुझे यहाँ से जाने दें। वो मेरी बात सुनकर चिढ़ गया और मैं बिना मिले ही वहां से आ गई। उस दिन के बाद वो कभी मुझसे लिफ्ट में टकरा जाता, तो कभी किसी इवेंट पर, और हर बार हम दोनों में कुत्ते बिल्ली के जैसी लड़ाई होती। और कल रात तो उसने हद कर दी, कहने लगा कि वो मेरा एनजीओ खरीदना चाहता है। मैंने मना किया तो उस खड़ूस के पीए ने मुझे कॉल करना शुरू कर दिया और बोला, सर मुझसे मिलना चाहते हैं। मैंने मिलने से इनकार कर दिया और कह दिया कि अगर बार बार फोन करोगे तो सीधा तुम्हारे नाम के पर्चे छपवाकर पूरे शहर में लगवा दूंगी। मैंने उसे खड़ूस भी बोला। उससे उसका ईगो हर्ट हो गया और वो हाथ धोकर मेरे पीछे ही पड़ गया। अब कहता है जब तक तुम मुझसे सॉरी नहीं बोलोगी तब तक वो मुझे चैन से नहीं रहने देगा। अब तुम ही बताओ ना भाभी, वो है ना सिर्फ मेरा इंसान, साथ में एक नंबर का नॉनसेंस भी। कहता है कि वो मेरा एनजीओ बंद करवा देगा। प्रियांशी हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, आहाना दी, आपकी स्टोरी तो बड़ी दिलचस्प लग रही है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये खड़ूस कोई दिलचस्प इंसान है और तुम दोनों के बीच कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। इसीलिए तो वो तुमसे मिलने के लिए इतना बेकरार हो रहा है। भाभी, आप भी ना कैसी बातें कर रही हैं। उससे और मेरा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, मैं डूब कर मर जाना पसंद करूंगी, लेकिन उस खड़ूस इंसान से कनेक्शन जोड़ना नहीं। मैं अभी 2 घंटे बाद उससे मिलने तो जरूर जाऊंगी, लेकिन सिर्फ सॉरी कहने के लिए। उससे पीछा छुड़ाने का अगर यही एक तरीका है तो सॉरी मैं जरूर बोलूंगी। 2 घंटे बाद आहाना रेडी होकर पैराडाइज होटल पहुंच जाती है। वो जैसे ही गेट ओपन करती है तो सामने बॉडीगार्ड खड़ा होता है। आहाना मुंह बनाते हुए कहती है, मुझे यहाँ पर किसी ने बुलाया है। किसने? एक खड़ूस ने। क्या? आई मीन आदित्य वरदाचन जी से। बॉडीगार्ड उसे अंदर ले जाता है तो आदित्य सोफे पर बहुत शान के साथ पैर पर पैर चढ़ाए हुए बैठा था। वो जैसे ही आहाना को देखता है तो उसके चेहरे पर तीखी मुस्कान बिखर जाती है। उसे मुस्कुराते हुए देखकर आहाना अपने मन में गाली देते हुए कहती है, इडियट, मुझे यहाँ देखकर कितना खुश हो रहा है। आदित्य सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए सोफे से उठता है और कहता है, हाँ तो मिस आहाना, आप यहाँ क्या कहने आई हैं? सॉरी। और आप यहाँ सॉरी क्यों बोल रही हैं? आहाना को अब यह बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहती है, मैं यहाँ सॉरी इसलिए बोलने आई हूँ क्योंकि आपकी अंतरात्मा तब तक भटकती रहती जब तक आप मेरे मुंह से सॉरी नहीं सुन लेते। आदित्य जोर का ठहाका लगाते हुए कहता है, दिलचस्प, तुम बहुत दिलचस्प हो। इतना कहते हुए वो आहाना को सोफे पर बैठने का इशारा करता है तो आहाना गुस्से भरे अंदाज में कहती है, मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। सॉरी कहना था और सॉरी बोल दिया, इसलिए अब मैं जा रही हूँ। मिस आहाना, मैं आपके एनजीओ के लिए कुछ करना चाहता हूँ। आहाना अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहती है, अभी 2 घंटे पहले तो आप मेरा एनजीओ बंद कराने पर तुले हुए थे, अब अचानक से आपके मन में एनजीओ प्रेम कैसे जाग गया? कभी कभी एक पल में सब कुछ बदल जाता है। इतना कहते हुए वो 10 लाख का चेक आहाना की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, ये चेक तुम्हारे अनाथ आश्रम के लिए है और योजनाओं को लेकर तुम जिन सरकारी अफसर से मिलने वाली थी वो सारी योजनाओं की डिटेल तुम्हारे एनजीओ तक पहुंच जाएंगी। वो उसे आंखें फाड़े हुए देख रही थी और मन में सोच रही थी कि यह इंसान जो अभी 2 दिन पहले मेरे सर पर बैठकर तांडव कर रहा था, आज वही आदित्य वरदाजन इतना स्वीट कैसे हो गया? क्या हुआ? इतना सोच क्यों रही हो? जानता हूँ कि इस समय एक बड़ी रकम की तुम्हारे अनाथ आश्रम को बहुत जरूरत है। बस इसीलिए तुम्हारी छोटी सी मदद कर रहा हूँ। पर क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे काम से बहुत इम्प्रेस हूँ। आज की जनरेशन अपने बाप के पैसों पर ऐश करती है।
ऐसे समय में तुम दूसरों के बारे में सोचती हो, ये काबिले तारीफ है। और तुम्हारी यही बातें मुझे बहुत इम्प्रेस करती हैं। अहाना अपना सर पकड़कर वहीं सोफे पर बैठ जाती है और धीरे से अपने हाथ पर चुटकी काटती है और कहती है, ये कड़वा करेला अचानक रस से भरी जलेबी कैसे बन गया। तभी वहां वेटर कॉफी लेकर आ जाता है। वो अहाना से कॉफी पीने की रिक्वेस्ट करता है। तो अहाना अपने मन में कहती है, ओह, अब मुझे पता चला कि यह इतना स्वीट क्यों बन रहा है, क्योंकि इसने मुझे फंसाने के लिए यह पूरा प्लान बनाया है। पहले ये मीठी मीठी बातें करके मुझसे दोस्ती करेगा और फिर कॉफी में कुछ गलत मिलाकर मेरा फायदा उठाने की कोशिश भी करेगा। तभी तो इसने मुझे होटल के रूम में बुलाया है। पर आदित्य वरदाजन, मैं भी आहाना चौधरी हूँ। तुम्हारी ये चीप हरकतें मेरे ऊपर चलने वाली नहीं हैं। आदित्य उसे एक बार फिर कॉफी लेने को कहता है। तो आहना गुस्से से कहती है, सच सच बताओ, कॉफी में क्या मिलाया है। आदित्य उसे आश्चर्य से देखते हुए कहता है, व्हाट यू मीन। सिंपल सी लैंग्वेज में पूछ रही हूँ कि कॉफी में क्या मिलाकर लाए हो। मैं तुम जैसों को खूब अच्छी तरह से जानती हूँ। पहले हेल्प करोगे और फिर अपने जज्बातों को शांत करने के लिए कुछ ऐसा करोगे कि सामने वाली लड़की खुद ब खुद तुम्हारी बाहों में आ जाए। आदित्य उसका कप ले लेता है और कॉफी पीने लगता है और फिर कहता है, तुम्हें पता है इस कप में मैंने क्या मिलाया था? क्या? थोड़ा सा जहर। अहाना चौंकते हुए कहती है, ओ माय गॉड, अगर इसमें जहर था तो तुमने इसे क्यों पी लिया? तुम्हें यकीन दिलाने के लिए कि इस कप में कुछ भी नहीं है। अहाना बिना सोचे आदित्य का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, प्लीज आप मेरे साथ अभी हॉस्पिटल चलो, वरना जहर पूरी बॉडी में फैल जाएगा। वो आदित्य का हाथ पकड़कर खींच रही थी और आदित्य बड़े प्यार से सोफे पर बैठा उसे देख रहा था। आदित्य जब आहाना को परेशान होते हुए देखता है तो जोर से हंसते हुए कहता है, रिलैक्स बेबी, मैं इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूँ कि अपने ही हाथों से जहर खा लूं। अहाना जैसे ही आदित्य की ये बात सुनती है तो उसका हाथ छटकते हुए कहती है, तुम उस दिन भी मुझे पागल लगे थे और आज भी लग रहे हो। इतना कहते हुए वो वहां से चली जाती है और आदित्य जोर जोर से हंसते हुए कहता है, मिस अहाना, आदित्य वरदाजन को बस तुम्हारे जैसी ही, जो शार्प माइंड के साथ साथ थोड़ी इमोशनल फूल भी हो। उधर विहान जब ऑफिस से लौटकर घर आता है तो जब वो प्रियांशी को चौधरी हाउस में नहीं देखता है तो वो बेचैन हो जाता है। वो अपनी दादी माँ से प्रियांशी के बारे में पूछता है तो दादी माँ उसे बताती हैं कि प्रियांशी और तुम्हारी मॉम आज शॉपिंग पर गए हैं। उसे ये सुनकर बहुत आश्चर्य होता है। उसकी मॉम धीरे धीरे बदल रही हैं। वो अपने मन में कहता है कि प्रियांशी, ये सारी खुशियाँ सिर्फ तुम्हारी बदौलत हैं। मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें अपने घर से नहीं जाने दूंगा। थोड़ी देर में सारिका जी और प्रियांशी हंसते मुस्कुराते घर में प्रवेश करते हैं। सारिका जी घर के हर एक सदस्य के लिए कुछ न कुछ खरीद कर लाई थी। विहान प्रियांशी का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में लेकर आता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, प्रियांशी, तुम्हारे जाने में सिर्फ एक हफ्ता बचा है। प्रियांशी मुस्कुराते हुए कहती है, तो ठीक है ना, खुशियां मनाओ कि तुम्हारी अब जान छूटने वाली है। मेरी जान, मैं तुमसे अपनी जान छुड़ाना ही तो नहीं चाहता, इसीलिए चाहता हूँ कि तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी रियल लाइफ पार्टनर बनकर इस घर में रहो। बिहान, मैं तुमसे झूठ तो नहीं कहूंगी, मेरा दिल भी तुम्हारे लिए कुछ खास महसूस करता है। जब तुम पास आते हो तो दिल धड़कता है और सांसें बेकाबू हो जाती हैं। मन करता है कि तुम्हारी बाहों में मैं अपना सारा जीवन बिता दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। पर क्यों? मैं तुमसे प्यार करके अपने भाई को हर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने उनसे वादा किया है कि वो जहाँ मेरी शादी करेंगे मैं वही शादी करूंगी। अरे यार, बस इतनी सी बात है,
तो चलो, मैं तुम्हारे भाई से तुम्हारा हाथ मांग लेता हूँ। वो कभी नहीं मानेंगे। और सबसे बड़ी बात, मैं अभी खुद भी शादी नहीं करना चाहती। पर क्यों? क्योंकि 6 दिन बाद मैं लंदन चली जाऊंगी। लंदन में मैंने मेडिकल की एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था और उसमें मेरा नाम भी आ गया। मुझे डॉक्टर बनना था और मेरे भैया को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि मैं लंदन जाऊं और वहां पर पढ़ाई करूं। उनका कहना था कि मेरे पास इतना पैसा है कि अगर हम लोग चाहें तो हमारी 7 पीढ़ियां बैठकर बिना काम किए ही सरवाइव कर सकती हैं। तो फिर तुम्हें डॉक्टर बनकर मामूली सी नौकरी क्यों करनी? उन्होंने तो मुझे ऑफर दिया कि वो एक नहीं चार चार हॉस्पिटल खोलकर मुझे दे देंगे। मैं हॉस्पिटल की ओनर बनकर हॉस्पिटल चला सकती हूँ, मरीजों का इलाज नहीं कर सकती। मैंने हर तरह से उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो मैं घर से भाग गई और सीधा दिल्ली आ गई। मैं जानती थी कि तमिलनाडु में मेरे भैया ने एयरपोर्ट, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, हर जगह अपने खुफिया एजेंट लगा दिए होंगे। इसलिए मैं अपनी फ्रेंड नेहा की मदद से दिल्ली आ गई थी। पर यहाँ आकर मुझे पता चला कि मेरे भाई ने सब जगह यहाँ भी अपने जासूसों को लगा रखा है। मैं नेहा के घर पर भी नहीं रह सकती थी क्योंकि भाई को नेहा के बारे में पता था। तब मुझे एक ऐसे घर की ज़रूरत पड़ी जहाँ मैं कुछ दिन रह सकती थी। और फिर उस रात जब तुम मुझे मिले तो नेहा ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। और तब मेरे दिमाग में ये प्लान आया कि मैं तुम्हारी बीवी बनकर तुम्हारे घर पर रहूंगी और कुछ दिनों बाद मैं लंदन चली जाऊंगी। मैं चाहती तो किसी भी 5 स्टार होटल में रह सकती थी, लेकिन मेरे भाई के जासूस वहां मुझे आसानी से ढूंढ लेते। इसलिए मैंने तुम्हारे घर पर रुकने का प्लान बनाया। तुम मुझे सारी सच्चाई बताकर भी मेरे घर पर रह सकती थी। मैं तो तुम्हें जानती नहीं थी, फिर कैसे तुम पर यकीन कर लेती कि तुम मेरा साथ दोगे। और रही बात शादी की, तो तुम्हारी बीवी बनकर रहने पर किसी को भी मुझ पर शक नहीं होता। बस यही बात सोचकर मैंने तुमसे कहा कि मुझे तुम्हारे घर पर तुम्हारी फेक बीवी बनकर रहना है। आई एम सॉरी विहान, मेरी वजह से तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हुई है, पर अब नहीं होगी। क्योंकि 6 दिन बाद मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेना। विहान मुस्कुराते हुए बोला। अच्छा, एक बात पूछूं? हाँ, तुम्हें मेरी याद आएगी। प्रियांशी बालकनी में आकर खड़ी हो जाती है और चांद को देखते हुए कहती है, याद आएगी भी और दिल को बहुत बेचैन भी करेगी। तो फिर क्यों जा रही हो? रुक जाओ ना। तुम कहोगी तो मैं तुम्हारा एडमिशन इंडिया के किसी भी कॉलेज में करा दूंगा और तुम्हारे डॉक्टर बनने तक मैं तुम्हारा वेट भी करूंगा। बस एक बार कह दो कि विहान तुम मेरा वेट करना, मैं तुमसे ही शादी करूंगी। विहान की दर्द भरी आवाज सुनकर प्रियांशी की आंखें नम हो जाती हैं। वो बहुत बेबसी भरे अंदाज में कहती है, सॉरी विहान, मैं ऐसा नहीं कह सकती क्योंकि मैंने अपने भाई से प्रॉमिस किया है। वो जहाँ मुझे कहेंगे मैं वहीं शादी करूंगी और मैं अपने भाई से किया वादा कभी नहीं तोड़ूंगी क्योंकि मेरे भाई ने मेरी खातिर अभी तक शादी नहीं की है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ कहानी को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करना। और कहानी के प्रति आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। आपके कमेंट को पढ़कर ही तो मुझे पता चलता है कि ये कहानी आपको अच्छी लग रही है या नहीं। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें क्योंकि बिना आपके सपोर्ट के आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। सो प्लीज़ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में।